गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रस्तुत हैं इतिहास की श्रृंखला में, और इसी क्रम में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आज हम लोग राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कल के एपिसोड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा किया था। जो लोग इस चैनल से बाद में जुड़े हैं उनसे मैं एक बार और कहूँगा कि जितने भी हमने इतिहास के एपिसोड लाए हैं यहाँ पे कि इतिहास कैसे याद करें, वहाँ से लेकर के एक श्रृंखलाबद्धता है इन एपिसोडों में। तो उन सारे एपिसोड को आप लोग धीरे धीरे देखें, उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों की एक नोट्स बनाएं और जो अवधारणाएं हैं उसे समझने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से आपको इतिहास को समग्रता से समझने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा इसका। तो आज की हम लोग शुरुआत करते हैं राजनीतिक, और इसी बहाने आपको हम एक इतिहास के उस मॉडल की एक बार याद दिला दे जहाँ से शुरुआत किया था। पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी सेक्टर के इतिहास के क्षेत्र में हमें जानना है तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इन पद्धतियों पर जानना है, और साथ ही साथ पिछले काल की तुलना में जो निरंतरता और परिवर्तन है उन बिंदुओं को देखना है। पाषाण काल में हमने देखा कि राजनीतिक, आर्थिक में तो आपने देख ही लिया, पाषाण काल में इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप, पॉलिटिकल स्टेटस डेवलप नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ कह पाना कॉन्फिडेंस के साथ संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, तो साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, जो भी लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो हम किस आधार पर राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे, तो आपको बता दें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाए गए हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो हम बहुत स्पष्ट राजनीतिक स्थिति के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसे सवाल पूछा जाएगा? जाहिर सी बात है, प्रीलिम्स में जब भी पूछा जाएगा तो सर्वाधिक मान्य मत पूछा जा सकता है, या विभिन्न मत दे दिया जाए तो उसे सुमालित करने के लिए पूछा जा सकता है, राइट। और जीएस मेंस में ये टॉपिक है ही नहीं, ये आपके सिलेबस ही नहीं है। केवल क्या है, सांस्कृतिक पहलू है, कल्चर है, तो कल्चर में नगरीकरण आ गया, धर्म आ गया, है ना। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक पहलू है उस पर किन किन लोगों ने क्या क्या विचार दिया और कैसे दिया। आपको बताऊं कि जो पहला विचार आया राजनीतिक पहलू के संदर्भ में, वो आया विलियम हंटर साहब का आया, और इन्होंने कहा कि जनतांत्रिक शासन था, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक शासन था। हंटर महोदय का ये कहना था। सवाल इस बात का है कि किस आधार पर कहेंगे, समझ को बढ़ाने का प्रयास करिए। वास्तव में हंटर साहब ने इस आधार पर कहा कि आप देखिए, जैसे मेसोपोटामिया में जाएंगे, दजला फरात में जाएंगे, तो वहाँ जो शासकों की जो समाधियाँ हैं ना, वो काफ़ी ग्रैंड बनाई गई हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जन सामान्य में और विशिष्टता नहीं थी, जन सबको लगभग समान अधिकार प्राप्त थे। इसके आधार पर इन लोगों ने क्या किया, जनतांत्रिक शासन पद्धति को बताने का क्या कहते हैं कि प्रयास किया, कि कहा कि ये जनतांत्रिक शासन रहा होगा। उसी तरह से प्रतिनिधि शासन, जैसे नगर महापालिकाओं के माध्यम से होता है प्रतिनिधि शासन, ये मैके साहब का है कहना। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़े बड़े नगर थे, नगर बसे हुए थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त हो रहे होंगे। पुरोहित का शासन, एएल बासम का कहना है पुरोहित का शासन, ये अनुमान लगाया एएल बासम ने।
इनका कहना था कि पुरोहितों की सत्ता जरूर रही होगी, क्योंकि कई जो है धार्मिक प्रतीक और पुरोहितों की मूर्तियां मिली हुई हैं, है ना। वणिक वर्ग का शासन, ये सबसे ज़्यादा मान्य विचार है कि व्यापारियों की भूमिका प्रमुख रही होगी। ये था R.S. शर्मा साहब का, और सबसे ज़्यादा जो विचार है वो यही माना जाता है। एक और विचार आया कि दासों पर आधारित व्यवस्था था, प्रशासन था। यूरोप में कई जगह देखेंगे दासों पर आधारित शासन व्यवस्था। ये स्टुर्ब का कहना था, स्टुर्ब महोदय का था। हड़प्पा के आधार पर इन्होंने कहा इस बात को। और स्टुअर्ट पिगट का कहना था, स्टुअर्ट पिगट, कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, 2 राजधानियां थीं, 2 राजधानियां थीं। तो ये विभिन्न मत दिए गए हैं आपसे, और आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रीलिम्स में या तो ये पूछ लेगा कि सबसे सर्वमान्य विचार क्या, किस बात की संभावना है, तो व्यापारियों की प्रधानता या वणिक वर्ग का शासन लिखिएगा। और या तो ये पूछा जा सकता है कि ये एक सूची इधर दे दे, एक सूची इधर दे दे, सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दे। क्लियर है? तो ये आपका राजनीतिक व्यवस्था रहा। और जाहिर सी बात है कि चूंकि लिपि अपठनीय है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम स्पष्टतया निष्कर्ष के रूप में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही रहा होगा, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। राइट? तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक पहलुओं के, कि जो सिंधु वैदिक समाज था, सिंधुकालीन जो समाज था, वो कैसा था। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, जब हमने इतिहास को कैसे याद रखें वाला जो एपिसोड था उसे देखिएगा, तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमको समाज देखना है तो समाज देखने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो बिंदु है वो देखते हैं कि समाज में स्तरीकरण था कि नहीं था, स्ट्रेटिफिकेशन था कि नहीं था। स्तरीकरण देखते हैं, पितृसत्तात्मक देखते हैं या मातृसत्तात्मक देखते हैं। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, ये देखा जाता है। राइट? और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, खान पान, फूड बिहेवियर कैसा था, पहनावा कैसा था, खान पान, पहनावा, है ना, मनोरंजन, ये सारे पहलू देखते हैं। धर्म का एक पार्ट है, धर्म को हम लोग देखते हैं, धर्म को समाज में भी देखते हैं और संस्कृति में देखते हैं। हम लोग धर्म को एक ही जगह देखेंगे, सोसाइटी के कल्चर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो यहाँ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कल की क्लास में हम लोग धर्म पे स्पेशली, जब कल्चर की चर्चा करेंगे तो स्पेशल चर्चा करेंगे हम लोग धर्म पे। राइट? तो ये सॉफ्टवेयर है किसी भी समय के सामाजिक पहलुओं को किसी भी काल के सामाजिक पहलुओं को जानने के लिए इतने एंगल में देखने की जरूरत है। आइए एक एक पॉइंट को उठा लेते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में, कि वास्तव में इंडस वैली सोसाइटी के संदर्भ में आप क्या कह सकते हैं। क्या समाज में स्तरीकरण था, क्या वर्ग थे? दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पे स्तरीकरण ना दिखाई दे, है ना। तो सिंधु समाज में भी स्तरीकरण हमको दिखाई देता है। और अगर आप पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार माने, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें निम्नलिखित वर्ग दिखाई देते हैं। पुरोहित दिखाई देता है आपको, कोई कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। पुरोहित की मूर्ति मिली है कई अन्य स्थानों से। दूसरा आप ये कह सकते हैं शासक वर्ग जो दुर्ग में रहता था। तीसरा वणिक व्यापारी वर्ग मिलता था, वणिक या व्यापारी वर्ग था। और तीसरा जो था आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट श्रमिक या दास वर्ग था। देखो
हम इस बात को नहीं कह सकते हैं, अगर हम स्तरीकरण की बात करें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था। लेकिन अगर हम तुलना करना चाहें बाद के समाज से, वैदिक सोसाइटी से, तो यही स्तरीकरण आप देखिए कहीं मिलता जुलता नहीं दिखता है। यही कंपैरिजन, यही व्यू, यही डेवलपमेंट आपको इतिहास की समझ को बढ़ाता है कि भले ही यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी ना शब्दावली नहीं है, क्योंकि लिपि का साक्ष्य ही नहीं है, लेकिन आगे चल करके इसी प्रकार का जो विभाजन है वो विभाजन आपको देखने को मिला है। वे कोरिलेशन, यही कोरिलेशन इतिहास की समझ को बहुत आसान बना देता है, राइट। और आप लोग जरूर प्रतिक्रिया करिएगा कि आपको सोसाइटी समझने में क्या अब भी दिक्कत हो रही है कि कुछ समस्या का समाधान हुआ। और मेरा विश्वास है कि इस तरह से आप चेंज और कॉन्टिन्यूटी को पकड़िएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से पकड़िएगा, तो कभी भी इतिहास आपको अब क्या कहते हैं बेकार नहीं लगेगा, स्कोरिंग होगा। आप चाहें तो इसी ट्रेंड से ऑप्शनल्स में भी जा सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द ही ऑप्शनल की कक्षाएं शुरू करने वाले हैं, जीएस की भी कक्षाएं शुरू करने वाले हैं पेड बैचेज में। उसका नोटिफिकेशन हम आप लोगों को देंगे जल्दी ही। लेकिन ये सीरीज यूं ही चलती रहेगी और ये सभी के लिए रहेगी, है ना। तो इसमें कोई धारावाहिकता में कोई भी क्या कहते हैं कि कमी नहीं आएगी। इसको विज्ञापन ना समझ लिया जाए कि सर पढ़ा करके निकल गए और अब केवल पेड बैच में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल स्तरीकरण की बात हम करते हैं। दूसरा जो मुद्दा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिस्प्यूटेड है, लोग गलतियां खूब करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी मातृसत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक थी। बहुत सारी पुरानी किताबें सीधे सीधे लिखती हैं कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था और मातृदेवियों के आधार पर था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जो आधुनिक शोध है, जो मॉडर्न रिसर्च है, उस रिसर्च के हिसाब से समझने की जरूरत है। जब हम उत्तरी पश्चिमी, हमने बताया ना कि इतने बड़े क्षेत्र में थी सभ्यता, तो जाहिर सी बात है सभ्यता की विशेषताओं में, समाज की विशेषताओं में कुछ क्षेत्रीय विविधता मिलेगी, वो समाज के स्तर पर भी मिलेगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, याद आ गया एकदम से, खूब डिटेल हमने चर्चा किया है। कौन कौन सा क्षेत्र? एक तो आपका पाकिस्तान का क्षेत्र और अफगानिस्तान का क्षेत्र, राइट। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि मातृदेवियों की संख्या ज़्यादा है, बहुत मातृदेवी सर्वाधिक मिली हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि यह इन क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक था। श्योर, एकदम क्लियर रखिए। इसी पे यूपीएससी से सवाल पूछे गए हैं, हम भी आपसे पूछेंगे, बस दिमाग में अवधारणात्मक स्तर पे बनाइए। सैंधव समाज को विश्लेषित करेंगे, माइक्रोस्कोपिक अगर अध्ययन करेंगे, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में आपको यह मातृसत्तात्मक समाज मिलेगा, क्योंकि इन स्थलों से बहुतायत मात्रा में मातृदेवियों की मूर्तियां मिली हुई हैं। लेकिन भारतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो भारतीय क्षेत्र में जो समाज था वो क्या था? वो पितृसत्तात्मक था। भारत में एकमात्र बनावली ऐसा स्थल है जहां पर मातृदेवी की मूर्ति मिली है। इसका मतलब ये है कि लोग परिचित तो जरूर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मातृदेवियां आपको बहुतायत से मिलती हैं, वैसे भारतीय क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चूंकि सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारतीय क्षेत्र में है, मान लीजिए 80% स्थल में अगर पितृसत्तात्मक समाज है, तो क्या हम पूरे समाज के लिए ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए अब जो सवाल आपको पूछे जाएंगे वो इसी शोध के आधार पर पूछे जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आइए, एक जो तीसरा पहलू है वो क्या है? खान पान का। खान पान, पहनावा, नहीं, महिलाओं की स्थिति। अभी हम लोगों ने देखा मातृसत्तात्मक स्थिति। आइए अब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की क्या कंडीशन थी सैंधव समाज में। सैंधव समाज में
महिलाओं की स्थिति को हम लोग देखें, देखो जिस समाज में यह प्रश्न विचारणीय हो कि क्या पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति अच्छी रही ही होगी, राइट। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, अच्छी थी, क्योंकि जो मातृ देवी की उपासना थी, अब यहाँ पे भी आप जानते रहिए, मातृ देवी की उपासना उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में कम से कम लोकप्रिय तो थी ही, राइट है, श्योर। आपको बताऊं, कुछ लोगों ने युग्म शवाधान की बात किया है, युग्म शवाधान, और बहुत सारे लोग सती प्रथा की तरफ कहते हैं कि यह सती प्रथा की तरफ इंडिकेशन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर महिलाओं को मातृ देवी की स्थिति से माना जाएगा, वहाँ पर सती प्रथा जैसी जो परंपराएं हैं वो होने की जो संभावनाएं हैं, वो आशंकाएं हैं, वो बहुत कम होंगी, राइट। तो इस आधार पर कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने आपको बताएं कि जो हड़प्पा से मादा योनि से, मादा जननांग से जो पुष्प पेड़ निकलते हुए दिखाया है, कुछ लोगों ने इसे नरक का प्रतीक कहा है, लेकिन यह भी विवरण विश्लेषण ठीक नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि यह प्रकृति की उत्पादकता का प्रतीक है। यानी कुल मिलाकर के आप मोटे तौर पर कहेंगे तो महिलाओं की स्थिति आप बेहतर मानेंगे, अच्छी मानेंगे, है ना। और उन्हें जो है क्या कहते हैं कि देवियों के रूप में पूजे जाने के साथ आपको मिलते हैं, राइट। तो ये महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में उनका खान पान क्या था, पहनावा कैसा था, है ना, मनोरंजन कैसा था, इन सारे पहलुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। खान पान, पहनावा, ड्रेसिंग सेंस और मनोरंजन। बहुत सिंपल सी बात है, एक एक पहलू को अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर आप खान पान वाले सेक्शन को उठा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के प्रति प्रमाण है। 9 प्रकार के अनाज मिले हुए हैं, वो हमने आपको बताया ही, स्पेशली व्हीट डोमिनेंट है, व्हीट का जबरदस्त है, जौ और गेहूं का प्रयोग होता था। मांसाहारी में अगर आप देखेंगे तो आपको कई जगह से, जैसे बकरी है, सुअर है, मुर्गी है, इन सारी जो पालतू चीज़ें हैं इनकी हड्डियां मिली हुई हैं, हड्डियां मिली हैं और वो जली भी हैं, जली हुई मिली हैं। तो हम मान सकते हैं कि उनका जो खान पान रहा होगा, जो फूड बिहेवियर रहा होगा, वो कैसा रहा होगा, कृषि और इस पे क्या कहते हैं मांसाहार पे जो है वो डिपेंडेंट रहा होगा, राइट। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो आपको क्या कहते हैं कि उनके घरों से जो बर्तन मिलते हैं वो दैनिक उपयोग के बर्तन आपको मिलेंगे, जैसे थाली है, गिलास है ना, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, दैनिक उपभोग की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और जो उनका जो स्तर है वो आप देखेंगे कि भौतिक स्तर जो है वो नवपाषाण काल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर, व्यापार सब कुछ हो रहा है, तो भौतिक स्तर जो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से सभ्यता का जो स्तर है वो थोड़ा सा आपको बेहतर दिखाई ही देगा। पहनावा की बात करें तो जाहिर सी बात है आपको पुरुष और महिला दोनों की मूर्तियां मिली हुई हैं, पुरुष और महिला की मूर्तियां मिली हुई हैं। प्रायः आप देखेंगे कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो नंगा ही है ना, लेकिन नीचे जो है वो क्या कहते हैं कि पहनावा दिखाया गया है, धोती और घाघरे जैसी चीज़ें हैं। और शौकीन आप सिंधु सभ्यता के लोग थे, आप जानते ही हैं
कि जैसे हड़प्पा से आपको, हड़प्पा कह रहे हैं, चिन्हूदड़ों से आप देखेंगे तो जितने भी श्रृंगार प्रसाधन हैं, है ना, कंघी के साक्ष्य, शीशे के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, राइट। तो इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि वो क्या रहे होंगे कि कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो भौतिकवाद से प्रभावित थे और इन सारी वस्तुओं का वो प्रयोग करते रहे होंगे, राइट। अब आते हैं मनोरंजन की बात आते हैं। तो मनोरंजन में कई सारे आप देखेंगे, मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कई सारे खिलौने मिले हैं। जैसे आज भी देखिए पपीस की गर्दन हिलते हुए आपको दिखाई देती है, या बंदर बजते हुए बजा ढोल बजाते हुए दिखाता है, छोटे छोटे बच्चे खिलौने खेलते हैं ना। अब ये बात अलग है कि उस समय, इस समय चाबी से और सेल से चलता है, लेकिन उस समय इस तरह का अगर कल्पना आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चों के लिए खिलौने के रूप में प्रयुक्त होता रहा होगा, राइट है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे शतरंज, माना जाता है कि शतरंज जैसा खेल उस समय भी खेला जाता था, क्योंकि पासा मिला हुआ है। तो डायस और शतरंज की आकृतियां अगर आपको मिली हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय परंपरा में उस समय भी यह खेल खेला जाता रहा होगा। इसके अतिरिक्त संगीत गोष्ठियां रही होंगी। कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं इस आधार पे, जो मोहनजोदड़ो से जो डांसिंग गर्ल मिली है, अगर सैंधव कला की बात किया जाए, हम उस टॉपिक पे आएंगे, तो उसे सैंधव कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानी जाती है ना। जैसे लगता है कि कलाकार ने उस नृत्यरत मूर्ति का एकदम सूक्ष्मतम विश्लेषण किया हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये लगता है कि संगीत जो परंपराएं हैं वो सारी चीज़ें होती रही होंगी। तो सैंधव समाज के विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। और हम अगर धर्म की बात करें, हालांकि मोटे तौर पर हमने आपको बताया कि हम लोग कल्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, धर्म के पोर्शन को। लेकिन फिर भी अगर रिलीजन की बात करें सैंधव धर्म को, तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वैचारिक पक्ष पे तो बात करना बहुत मुश्किल है, अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि लिपि में नहीं मिला है। लेकिन कर्मकांडीय पक्ष अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुदेववाद, कई प्रकार के जो है देवी देवताओं का अंकन मिलता है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि धर्म प्रवण समाज था। हम यहाँ एक पॉइंट में केवल लिख दे रहे हैं कॉलम को पूरा करने के लिए, और बाकी हम लोग सैंधव धर्म पे नेक्स्ट एपिसोड में विस्तृत चर्चा करेंगे। धर्म प्रवण समाज था, यानी धार्मिक जो प्रधानता थी या जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी वो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन मंदिर नहीं था, मंदिर के साक्ष्य नहीं थे, राइट, श्योर। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की शवाधान रीतियां थीं, ये भी उनकी सामाजिक परंपरा के विभिन्न प्रकार के शवाधान रीतियां थीं। और ये शवाधान रीतियां बताती हैं कि किस तरह से उनके सामाजिक जीवन में पारलौकिक जीवन के प्रति जो सोच है वो सोच डेवलप हो रहा था, है ना। कई प्रकार का था, आंशिक शवाधान, कलश शवाधान, राइट, दफनाना, अग्नि का जलाना, ये कई प्रकार के आपको बताऊं, दाह संस्कार के, पारलौकिक जीवन के कई पहलू, आपको कई विधियां प्रचलित रही हैं। उन विधियों को हम यहाँ पे नोटिफाई कर दे रहे हैं, जैसे दाह संस्कार, फ्यूनरल, ये परंपरा आज भी है। समाधि है, दफनाना है ना। कलश शवाधान है, कलश शवाधान है, आंशिक शवाधान है। आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में आपको निरंतरता के रूप में दिखाई देता है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि सैंधव समाज के अंतर्गत जो परंपराएं, जिन परंपराओं की नींव पड़ी, आप जब कॉन्टिन्यूटी देखेंगे तो उसकी निरंतरता आगे के समाज में भी आपको दिखाई देती है। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत
अच्छे से समझ में आया होगा सैंधव समाज और राजनीति पर। कल की क्लास में हम लोग सैंधव कल्चर की डिटेल चर्चा करेंगे, और कल्चर में जब हम बात करेंगे तो साहित्य तो है नहीं, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राइट, और धर्म के सेक्शन को भी हम लेंगे। धर्म को हमने वहीं पर डिस्कस किया, वहीं पर डिटेल डिस्कस करूँगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने क्या कहते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये जो श्रृंखला हमने चलाई है वो ओपन फॉर ऑल है और सभी कंपटीशन के स्तर पर ये काम आने वाली है, राइट। और बहुत जल्द ही हम लोग इसके साथ ही आपको T20 सीरीज भी रखेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रहेगा, और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन्हीं सीरियल पर आधारित होंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।